अगला जो टॉपिक है अपना वो है कुषाण। अगला टॉपिक कौन सा है? कुषाण। कुषाण कौन थे? देखो इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ लेना आप। शकों के बारे में तो इतना अपने इंपोर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये थोड़ा पराक्रमी शासक है। वैसे हर पार्ट वही 3 नंबर का है, तो आपको यहां ध्यान रखना है कि इससे पहले जो आपने पढ़ा था ना, देखो ये जो अखंड भारत में बार बार ये नक्शा बनाना पड़ेगा आपके लिए, ताकि आप कुछ थोड़ा सा समझो। ये शायद चला जाता है, ये अफगानिस्तान का हिस्सा आ जाता है, ये इधर पाकिस्तान का हिस्सा आ जाता है, और ये इधर भारत का हिस्सा आ जाता है। तो यूं टाइप में ही बना हुआ है। ये पाकिस्तान ऐसे है, ये अफगानिस्तान, ये पाकिस्तान, और ये अपना भारत। ठीक है, यहां पर आपको पता है एक जाति थी जिसका नाम था यूची। ये जाति तो अमर है, हर चीज में इसी का नाम आ रहा है, यूची यूची यूची। ठीक है, तो वहां पर क्या थी? यूची जाति थी। अब यूची जाति, ये कुषाण जो थे ना, ये इसी से संबंधित थे, इसी जाति के लोग थे। इतने देर तक तो यूची वाले दूसरों को पीट रहे थे, ठीक है ना, इन्होंने शकों को भगा दिया या और किसी से भिड़ गए। यहां पर इनको भगा दिया। किसने भगा दिया? हूणों ने। हूणों ने इस जाति को युद्ध में हरा दिया और वहां से खदेड़ दिया। कब खदेड़ा? 165 ईसा पूर्व। 165 ईसा पूर्व वहां से ये यूची निकलती है और ये इस तरह से घूम के अब खुद आ रही है। खुद आएगी तो आगे वहां पर लोग बैठे हुए। अब आपको पता आगे कौन था? यूची ने पहले किसको भगाया? शकों को। तो आगे यहाँ कौन बैठे हैं? शक बैठे हैं। ये इधर से आते हैं, शकों से टकराएंगे, जाहिर सी बात है, पहले भी लड़ चुके हैं, फिर लड़ेंगे। यहाँ आए तो शकों से भिड़े, शकों को यहाँ से पीट के भगा दिए। बेचारे शक यहाँ से निकल गए। चल भाई, अपना तो यहाँ से जाना भी बधाई है, वरना पहली ठोकिया वो ठोकी। तो वहां से भागे और शक यहाँ से निकल के इधर आ गए, अलग साइड में। अब यहाँ शकों का राज्य था, वो हार चुका है। तो यहाँ कौन आ गए? कुषाण। कौन आ गए? कुषाण। लेकिन पहले आपको बताऊं, कुषाण में लिख रहा हूं, तो यहाँ से ये यूची भागी जाति और यहाँ आकर के ये यहाँ आ गए, शकों को हरा दिया। अब इस जाति की 5 शाखाएं थी। कितनी? 5 शाखाएं। 5 शाखाओं में शकों की भी 5 थी, इनकी भी 5 शाखाएं। तो 5 शाखाओं में सबसे शक्तिशाली शाखा कौन सी थी? कुषाण। इस कुषाण ने बाकी 4 को हरा दिया। बाकी 4 को हराया। भाई 4 जातियां थी, 5 थी। कुषाण जाति ज्यादा शक्तिशाली थी। इसने क्या किया? अपनी जो अन्य 4 जातियां थी उनको हरा दिया और उनके भी राज्य पर कब्जा करके पूरा का पूरा एक ही साम्राज्य बना दिया, जिसका नाम था कुषाण। ये तो है भारत के पास या भारत में प्रवेश करने से पूर्व का इनका इतिहास। अब भारत में ये कहां से प्रवेश करते हैं? ये प्रवेश करते हैं बैक्ट्रिया। ये आपको बार बार बता चुका हूं, उसी अफगानिस्तान हमेशा बैक्ट्रिया ही कहलाएगा। ठीक है, यहाँ शक थे, बैक्ट्रिया में हरा दिया, बैक्ट्रिया पर कब्जा कर लिया, शक बेचारे वहां से भाग गए। अब कुषाण भारत में प्रवेश करने के बाद में 5 शाखा पे आए, जीते, कहलाए, इनको छोड़ दिया। कुषाण वंश का जो संस्थापक है, यहां से आते हैं। इसका संस्थापक प्रथम, देखो नाम अजीब गरीब है लेकिन याद रह जाएगा अगर आप थोड़ी कोशिश करो। कुषाणों का संस्थापक था कुजुल-कड़फिसस। आप इसको यूं लिख सकते हो, कुजु लकड़ फिसस। कई जगह फिसस लिखा है तो कंफ्यूज नहीं होना। कुजुल-कड़फिसस याद रख सकते हो। इसी को कुजु हो गया ना, अलग, इसको अलग कुजुल कड़फिसस। कुजुल-कड़फिसस, ठीक है, इसका पराक्रमी संस्थापक था। ये दोनों एक ही नाम है। कुजु, आप अगर इसको कुजु भी बोल दो ना तो भी चल जाएगा। कुजु बोल दो आप तो भी चल जाएगा, कुजु। तो पूरा नाम है कुजुल-कड़फिसस या कुजुल-कड़फिसस। ये शक्तिशाली था और इसने इस वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। और इसी वंश की स्थापना के बाद में इसकी राजधानी कहाँ थी? इसकी राजधानी लगभग, देखो इसका साम्राज्य फैला हुआ था गांधार। इसने कहां तक राज्य किया था?
गांधार, ज्यादा लंबा चौड़ा राज्य नहीं था, गांधार तक। बैक्टीरिया में तो आए थे ना, और गांधार अफगानिस्तान में, वो इसका ये इतना राज था, बस यहां तक इसका साम्राज्य था। इसके बाद में दूसरा व्यक्ति इसके बाद में आता है, और वो था विम कडफिसस। इसको आप विम भी बोल सकते हो, कुजुर लकडफिसस, विम कडफिसस, ये ऐसे अजीबोगरीब नाम है। इतिहास में इसको विम कहा जाता है। कुषाण शासक मकड़फिसस की बिना सर की प्रतिमा। ठीक है, तो कुषाण उसका संस्थापक कुजुल भी बोल सकते हो, ठीक है ना, कुजुल, ये वाला कुजुल तो भी आसान है। और इसका विम, तो विम क्योंकि इसका शिलालेख भी मिला है, महाराजा विम, इसलिए विम, तो विम के नाम से भी मिला है। तो ये दूसरा राजा था जो कुजुल लकडफिसस के बाद में थोड़ा ज्यादा शक्तिशाली था, और उसने अपने साम्राज्य का विस्तार भी किया था। और इसकी जो राजधानी पहुंची थी ना, वो पहुंची थी मथुरा तक। देखो, ये भारत के मथुरा तक राज किया था इसका साम्राज्य। इसका तो गांधार तक ही था, लेकिन विम कडफिसस मथुरा तक पहुंच गया था, यहाँ तक। और मथुरा उत्तर प्रदेश के पास पहुंच रहा है, इसका मतलब विशाल साम्राज्य था। ठीक है, और इसने उपाधि धारण की थी महाराजा। इसका मतलब ये स्वतंत्र था, महाराजा उपाधि। भारत में आने के बाद में उपाधियों का पता चल जाता है। इसी विम कडफिसस ने महाराजा की उपाधि धारण की। अब आ रहा है इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक, इसका नाम है कनिष्क, और इसी के बारे में आपको पढ़ना है। कनिष्क शासन कब किया? 78 ईस्वी के लगभग। कुषाण शासक कनिष्क की प्रतिमा, ये याद रखना आपको, ठीक है ना। जो कनिष्क है उसने 78 ईस्वी से 101 ईस्वी तक किया था। 109 में कहते हैं इसकी मृत्यु, हत्या कर दी गई थी। तो 78 ईस्वी के अंदर इसने शासक आ गया था। ये महान था, सिंहासन को पता नहीं, लेकिन है मानते हैं गंगा से वाराणसी तक इसका साम्राज्य था। तो भारत में 78 ईस्वी, लेकिन सिंहासन पर कब बैठा? सिंहासन की तिथि अज्ञात, मतलब इतिहासकारों को निश्चित पता नहीं है कि ये कब बैठा। अंदाजा है कि 78 ईस्वी से ये लगभग 101 ईस्वी तक इसने राज किया, और कहा जाता है 102 में हत्या हो गई। इसी के सेनापति ने इसकी हत्या कर दी गई थी। किसने की थी? सेनापति ने। ये तो इसकी बात है, सेनापति बात। ये तंग आ जाते हैं, लंबा चौड़ा युद्ध करते रहते हैं, तो हत्या कर दी जाती है। सांगा के साथ भी ऐसा ही हुआ, सिकंदर भी सेना में विद्रोह कर दिया था। तो कनिष्क के बारे में अब इसकी विजय देखिए, सैनिक उपलब्धियां क्या है। सबसे पहले इसकी उपलब्धि है, इसने कुछ जगह विजय प्राप्त की थी, जैसे पर्थिया है, पाटलिपुत्र है, कश्मीर है, ये मध्य एशिया या चीन पर भी इसने हमला किया था। तो सबसे पहले हम आते हैं पार्थिया पर। पार्थिया के बारे में ये कहा जाता है कि सैनिक उपलब्धि है, तो आप लिखोगे पार्थिया। पार्थिया के राजा ने इस पे हमला किया था, पार्थिया विजय। पार्थिया का जो राजा था पार्थिया, उसने कनिष्क पर हमला किया, और हमला करने पर कनिष्क ने उसको हरा दिया। कुछ कहते हैं कि कनिष्क स्वयं पार्थिया से युद्ध करना चाहता था। कहां से जानकारी मिलती है? चीन के लेख, चीनी स्रोत से, चीनी स्रोतों से किसकी जानकारी मिलती है? युद्ध की। तो पार्थिया व कुषाण, कनिष्क, पार्थिया और कनिष्क, इन दोनों में युद्ध होता है। कौन जीता? कनिष्क जीता। कारण क्या था युद्ध का? कनिष्क के सामने दो कारण थे, इसके सामने नहीं थे, कारण इसके सामने थे। ये लड़ना चाहता था, लेकिन हमला कहते हैं कि इसने किया, कनिष्क भी करने वाला था। तो पहला और दूसरा कारण, पहला है व्यापारिक। एक अंग्रेजी लेखक है जिसने एक किताब लिखी थी द प्रिंस, और उसका नाम है मैकियावेली, जिसको यूरोप का चाणक्य बोला जाता है। उसने भी कहा था कि मनुष्य हर चीज भूल सकता है, लेकिन एक तो इकोनॉमी जो चीज होती है ना, आर्थिक, वो चीज कभी नहीं भूलता। उसने बहुत बड़ी लाइन गई थी कि कोई व्यक्ति अपने पिता के हत्यारे को भूल सकता है, लेकिन वो ये नहीं भूल सकता कि उस व्यक्ति ने उसको आर्थिक रूप से कमजोर कर दिया। तो ये चीज यहां पर होती है, पैसा, इकोनॉमी।
तो व्यापारिक कारण था। और दूसरा कारण था कि ये जहां पर पार्थिया राज करते थे ना, वो हिस्सा पहले कनिष्क के पूर्वजों के पास था, विमकड़ और कुजुलकड़ के पास। तो पूर्व में यह स्थान कुषाणों का था, कुषाणों का था। इसीलिए पूर्व में यह स्थान कुषाणों का था, इसीलिए वापस ये इसे प्राप्त करना चाहता था। जैसे आज बात हो रही है अखंड भारत की, जैसा पाकिस्तान पहले भारत का हिस्सा था, वापस लेंगे। चीन भी 2021, देखो चीन आज भारत से भिड़ने के दो मुख्य कारण है। पहला कोरोना, जिसके कारण बेचारे पर दबाव है, दुनिया का ध्यान भटकाना चाहता है। दूसरा कारण आप महत्वपूर्ण मानिए विजन 2021। ये किसने दिया था? ये दिया था इनके राष्ट्रपति शी जिनपिंग। और उस विजन में क्या लिखा है? इसमें लिखा है ड्रीम चाइना, सपनों का चीन। आज से 2000-2500 साल पहले चीन का विस्तार जहां जहां तक उसके राजा महाराजाओं ने राज किया, हान वंशी, सुन वंशी, चिन वंशी, व्यांग वंशी, उन सभी जगहों को वो आज भी अपना ही मानता है। अब उसमें लद्दाख आ जाता है, नेपाल आ जाता है, इधर से कश्मीर का आ जाता है, अरुणाचल प्रदेश आ जाता है, कजाकिस्तान आ जाता है, ताइवान आ जाता है, मंगोलिया आ जाता है, रूस का भी व्लादिवोस्टोक आ जाता है। ये सारी वो कहता है ये मेरे हिस्से, क्योंकि 2500-3000 साल पहले हमारे पूर्वज यहाँ रहते थे। तो वो वापस इसीलिए वो हर देश से युद्ध कर रहा है कि हमें हमारी जमीन चाहिए, और इसी में ये फिट जाएगा। शायद छोड़िए ये आज की राजनीतिक स्थिति है। तो ये दो है, एक तो व्यापारिक स्थिति बहुत मजबूत करने के लिए, और पूर्व में कुषाणों का था। बस इसके बारे में आगे बढ़ेंगे। आगे इसने कहा हमला किया, आगे इसने जो अलग हमला किया है ना, वो हमला किया पाटलिपुत्र पर। पाटलिपुत्र आपको पता है पटना है, मगध साम्राज्य था पहले, लेकिन वो इस समय तक आते आते कमजोर हो गया था। अब यहाँ की राजधानी पता है कि साकेत जो है, इसको आज हम अयोध्या कहते हैं, वहां पर एक राजा राज्य करता था पाटलिपुत्र में। देखो इसको समझना, पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र का आज का नाम हो गया पटना। ठीक है, कहते हैं पाटली नाम का कोई वृक्ष था या कोई बीज थे, तो वहां वृक्ष के नीचे बैठे थे, तो इसी पाटली वृक्ष या बीज के कारण इसका नाम पड़ गया पाटलिपुत्र। क्या ये इतिहास की बात है, कोई पाटलिपुत्र की चर्चा करेंगे। तो पटना, आज इसका नाम पटना है। तो कहते हैं साकेत। अब आप कंफ्यूजन में आ जाओगे, साकेत है या अयोध्या है? तो कंफ्यूजन नहीं होना है। प्राचीन नाम अयोध्या है, जहां किसी का वध न हुआ, जहां युद्ध नहीं हुआ। यानी अयोध्या को जब राजधानी बनाया गया, तो राजधानी बनाने के लिए किसी से युद्ध नहीं करना पड़ा, बिना युद्ध के ही समृद्ध नगर बना दिया, इसलिए अयोध्या, जहां युद्ध नहीं हुआ। और ये प्राचीन समय आ गया, राम के समय, भगवान श्री राम। उसके बाद में इसी अयोध्या के पास इसी का नाम पड़ा साकेत। बुद्ध के समय इसका नाम रखा गया था साकेत, लेकिन उस समय भी अयोध्या जीवित थी। जैसे आज दावा किया जाता है कि अयोध्या हमारे साकेत है, जी नहीं। जहां भगवान राम का मंदिर था, वहां मंदिर ही था, प्रमाण मिल चुके हैं। और ये प्रमाण किसने दिए हैं? के मोहम्मद, आर्कियोलॉजिस्ट ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिस्ट सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसका प्रमुख था। उसने 76 में भी और 2002 में भी खुदाई की थी, और वहां पर इसने अपनी पुस्तक में ये पूरा वर्णन दिया था सरकार को कि यहाँ मंदिर के निशान है, और मंदिर ही था, कोई स्तूप नहीं था। जो स्तूप की आज दावा किया जा रहा है बौद्धों के द्वारा कि वह हमारा स्तूप था, वो गलत है, क्योंकि उसमें बताया गया है चीनी अभिलेखों में कि जब फाहियान और विंसान यहाँ आए थे, उस दरमियान गंगा नदी के किनारे स्तूप थे, और साकेत के पास यानी अयोध्या के पास बहती है सरयू नदी, गंगा नदी नहीं। तो वो जो अयोध्या है, साकेत है, वो दूसरी अयोध्या है, जो छोटा सा कोई नगर रहा होगा। तो के मोहम्मद ने ये बात कही है कि वहां मंदिर का प्रमाण मिला है। खैर, और इसके जो प्रमाण है ना, वो बहुत महत्वपूर्ण थे, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई की थी 2019 के अंदर, निर्णय दिया था राम मंदिर में। तो वो इसी व्यक्ति की मेहनत का नतीजा था कि मंदिर के पक्ष में फैसला है। फिर ये राजनीतिक और इतिहास की बातें कभी इस पर पूरा वीडियो बना देंगे आपके लिए। तो पाटलिपुत्र, अब पाटलिपुत्र पर कौन हमला करता है? कनिष्क।
इतना ही ध्यान रखना है। कनिष्क ने हमला किया और वहां से एक तो लेकर के आया ये बुद्ध का भिक्षा पात्र, बुद्ध का काष्ठ भिक्षा पात्र, काष्ठ भिक्षा पात्र। काष्ठ का मतलब होता है लकड़ी, लकड़ी का जिससे महात्मा बुद्ध भिक्षा मांगते थे ना, वो भिक्षा पात्र वहां पर सुरक्षित रखा हुआ था। तो एक तो वहां से लेकर के आए और यहीं पर इतिहास प्रसिद्ध एक व्यक्ति इसको मिला था जिसका नाम था अश्वघोष। अश्वघोष विद्वान मिला, ये बौद्ध विद्वान था, बौद्ध था ये, ठीक है ना, भगवान बौद्ध का मानने वाला था, तो बौद्ध था ये। तो यहाँ पर दो चीजें इसको मिलती है और यही व्यक्ति आगे जाकर के इसी व्यक्ति के कारण फिर कनिष्क जो है वो बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेता है। तो ये दो चीजें यहाँ पर मिली थी इसको। अब यहाँ से आगे चलते हैं, इसके बारे में आप ज्यादा नहीं पढ़ेंगे अभी। अब आ जाता है कश्मीर विजय। अब कश्मीर विजय के अंदर इंपॉर्टेंट क्या है, कश्मीर। इसने कश्मीर पर भी हमला किया विजय की। पहला कारण था कि कनिष्क को कश्मीर पसंद है, कनिष्क को कौन पसंद था, कश्मीर पसंद था। और इसका उल्लेख इसमें है, कश्मीर पसंद था, इसने हमला भी किया और विजय भी की। और इसका कश्मीर राज का उल्लेख मिलता है कल्हण। कल्हण की पुस्तक का नाम क्या था, राज तरंगिणी। राज तरंगिणी। उस राज तरंगिणी में कश्मीर को, कनिष्क को शासक बताया है, यानी कि कश्मीर पर कनिष्क का शासक था। इसके और भी उदाहरण मिलेंगे, तो इसने कनिष्कपुर नगर भी बसाया है, तो इसके तो कश्मीर इसने विजय कर लिया था। और वहां पर इसी के समय में इसने बौद्ध धर्म की चौथी संधि भी आयोजित की थी, इसके बारे में भी बताएंगे। कश्मीर में बौद्ध धर्म की चौथी संगीति आयोजित की थी। कहां की थी, कश्मीर के कुंडलवन या कुंडलवन में, ठीक है। इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। साथ ही साथ में इसने वहां पर कुछ स्तूप भी बनवाए थे और 2 नगर बसाए थे। और सबसे प्रसिद्ध जो नगर इसने बसाया था ना इसी कश्मीर में, वो है कनिष्कपुर। कनिष्कपुर, ठीक है ना, जो बारामूला के पास है, बारामूला के पास कनिष्कपुर है, बारामूला के पास है। आज इस कनिष्कपुर को जो हम जो नाम से जानते हैं ना, वो नाम थोड़ा बदल गया है, कनीरपुर या कानेरपुर नाम पड़ गया इसका, ये तो लिख लेना। कनिष्कपुर का वर्तमान नाम क्या है, कानीरपुर या कनेरपुर, ये वर्तमान नाम है कानेरपुर, ठीक है। अब हम कश्मीर के बाद में इसने जो विजय प्राप्त की थी वो है उज्जैन। और उज्जैन में किसको आया, चष्टन जो शक था, बस इतना याद रखना है। उज्जैन आक्रमण, उज्जैन आपको बताया था, उज्जैन में भी शक थे, तो शक कौन था, चष्टन। चष्टन को बस इतना याद रखना है उज्जैन के बाद में। तो इसने जो लगभग विजय प्राप्त की है। अब ये मध्य एशिया, 90 ईस्वी में इसने क्या किया, हान वंश के सेनापति पान चाओ को भी सेना भेजी थी, ठीक है ना। पान चाओ नाम अजीब बोली मिलते हैं इनके, ये मध्य एशिया जिसमें ताशकंद आ जाता है, ठीक है ना, मध्य एशिया। मध्य एशिया में कनिष्क ने सेना भेजी थी अपनी और पान चाओ को हराया, पान चाओ को हराया। यह पान चाओ कौन था, ये पान चाओ था हान वंश का सेनापति। हान वंश कहां रहता है, चीन में, तो चीन का अधिकार था मध्य एशिया पर, ठीक है ना। तो वहां पर ये पान चाओ को हरा देता है और क्या क्या जीतता है, काशकर, खोतान और यारकन, क्या क्या विजय प्राप्त करता है मध्य एशिया में। कभी पूछ लेना आपसे, तो इसने क्या जीता, ताशकंद, लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हुई थी, खोतान
यारकंद। ये कुछ जगह है जो इसने विजय प्राप्त की थी। हान वंश का शासन था, हान वंश का सेनापति था पाओ पांचाओ, ये यहाँ नियुक्त था और मध्य एशिया में कनिष्क ने हमला करके ये चीजें जीत ली थी, क्योंकि मध्य एशिया को ये अपना मानता था कि यहाँ पर मेरे पूर्वजों ने राज किया है। अब मध्य एशिया के बाद में हम आते हैं चीन पर। इसने क्या किया था कि थोड़ा मिटाना पड़ेगा या यहाँ मिटा दे सकता हूँ, इसी में हो जाएगा, इधर पढ़ा देता हूँ आपको। अब चीन पर भी हमला कर दिया। देखो चीन पर हमला हुआ था। चीन पर हमला करने का मेन कारण क्या था? चीन पर हमला करने का मुख्य कारण था कि इसने क्या किया कि चीन का राजा था होती, उसके पास दूत भेजा कि भाई अपनी बेटी का विवाह मेरे से कर दे, लेकिन पांचाल उस समय राज्य में था, उसने कनिष्क के दूत को बंदी बना लिया। तो कनिष्क ने सी के साथ 70,000 सेना भेजी, लेकिन कनिष्क वहां पर हार गया था। लेकिन 2 साल बाद कनिष्क ने वापस जीत लिया था, ठीक है ना। तो कनिष्क ने क्या किया था? अपना दूत भेजा था। कनिष्क ने दूत भेजा, शांति दूत। कहां भेजा था? होची के पास। होची के पास कनिष्क ने दूत भेजा था होची के पास। होची के पास दूत भेजकर, दूत होची नहीं होती है ये, होती के पास दूत भेजा। दूत भेज करके कहा कि अपनी पुत्री का विवाह मेरे से कर दे, पुत्री का विवाह करो। मगर वहां पर इस होती वंश, इसका जो सेनापति था पांचाओ, उसने क्या किया? पांचाओ इसने इसके दूत को बंदी बना लिया। पांचाओ ने बंदी बना लिया। इससे ये नाराज हो गया, बंदी बनाया। किसको बना लिया? दूत को। अब दूत को बंदी नहीं बनाया जा सकता, दूत की हत्या नहीं की जा सकती। शांति दूत होता है, उसको अपनी बात निर्भय पूर्वक कहने का पूरा अधिकार होता है। तो क्योंकि वो सिर्फ एक अपने शासक की बात बता रहा है, अपनी बात नहीं कह रहा है, तो इस प्रकार से पांचाओ ने बंदी बना लिया। तो 70,000 सेना किसने भेजी थी? कनिष्क ने। कनिष्क ने 70,000 सैनिक सेना भेजी थी। और इसका सेनापति कौन था? सेनापति था सी के नेतृत्व। लेकिन पांचाओ ने हरा दिया। अब इतिहास में 2 चीजें मिलती है। पहली, कनिष्क हार गया था यहाँ पे, पहली तो ये कनिष्क हार। लेकिन इतिहास में 2 चीजें मिलती है। पहली कि एक तरफ तो कनिष्क मृत्यु के समय ये कह रहा है कि सभी दिशाओं के राजा ने मुझे टैक्स दिया, सभी दिशा के राजा ने कर दिया, मगर उत्तर के दिशा वाले नहीं आए, उत्तरी वाले नहीं आए। मतलब चीन उसके अधिकार में नहीं था। ये मृत्यु के समय की बात है। लेकिन दूसरी तरफ राज तरंगिणी और एक चीनी स्रोत और मिलता है, चीनी स्रोत है, वो चीनी स्रोत राज तरंगिणी के अंदर इसका राज बता रहा है। लेकिन 3 दिशाओं में तो अधिकार कर लिया, लेकिन एक दिशा के लोग नहीं है। तो राज तरंगिणी वेंसान क्या लिखता है कि सुन लिन जो है ना, राज तरंगिणी और वेंसान, ये दोनों खास तौर से वेंसान को माना जाएगा क्योंकि चीनी था, तो ये अपनी चीन की बुराई तो करेगा नहीं। लेकिन फिर भी इसने लिखा है, राज तरंगिणी को इतना इंपोर्टेंट न दे करके वेंसान को देते हैं। वेंसान क्या लिखता है कि बाद में इसने पीली नदी तक राज किया था। पीली, और पीली नदी चीन में, पीली नदी जिसे चीन का शौक या कोई चीज कहा जाता है, तो मतलब कि इसने जीत लिया था। तो इसके साथ ये पता चल जाता है कि कनिष्क ने चीन पर भी राज किया था, पीली नदी तक इसका शासन था। यह आपको ध्यान रखना है। वेंसान ने क्या लिखा है कि पीली नदी के लोग इससे डरते थे। पीली नदी के लोग डरते थे। किससे डरते थे? कनिष्क से डरते थे। पीली नदी के लोग कनिष्क से डरते थे। और
और कनिष्क से डरने के बाद में कहां तक राज किया था? सुनलीन पर्वत, ठीक है ना, पीली नदी लोग करते थे, और यहाँ एक पर्वत है सुनलीन, सुंगलीन पर्वत तक राज्य। ये कनिष्क का शासन था। ये वेदसांग लिखता है, तो इसका मतलब हो गया कि इसने चीन को हरा था। अब अंतिम विजय इसका लिख देते हैं पेशावर। पेशावर तो लास्ट है इसकी, एफ आ गया, ये लिख दो जी। इसने पेशावर पर भी राज किया था, पेशावर, पेशावर पर विजय। बस यहां तक हम पढ़ेंगे आज कनिष्क के शासन के विषय में। कुषाण साम्राज्य। अब इसके बाद में जो कल आएगा, अगला टॉपिक आएगा अपना, उसमें अपन को जो इनका कुषाणों का शासन, साहित्य, कला, स्थापत्य, और इसके बाद में एक दो लाइन में हूण जाति भी आ जाएगी। तो अंतिम टॉपिक हो जाएगा वो आपके पास। जिन बच्चों को समझ में नहीं आ रहा है वो अपने प्रश्न मेरे पास भेज सकते हैं, ठीक है। हर प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश की जाएगी। किसी भी प्रकार का प्रश्न या किसी भी प्रकार का कोई भी आपके सामने दिक्कत आ रही है तो आप सीधा मुझसे संपर्क कीजिए, आपको हर प्रश्न का उत्तर दिया जाएगा। धन्यवाद।